बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीटीआई मसलसल ऐसे इक़दाम कर रही है जो सियासी ख़ुदकुशी के ज़ुमरे में आते हैं और पता नहीं पीटीआई वालों को या तो अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो क्या कर रहे हैं और उनसे क्या नुकसानात उसको पहुंच रहे हैं, या फिर वो मायूसी और डिप्रेशन के इस मरहले में है कि जहां फिर वो अब हुल्लड़बाजी के अलावा उसे कोई और तरीका समझ में नहीं आ रहा। एक तो ये पॉइंट है, और फिर दूसरा ये ख़बर है कि अब एक रिलैक्सेशन का जो पीरियड इमरान खान को दिया गया था वो अब ख़त्म हो गया है। अब फैसला ये किया गया है कि सख्ती दोबारा से शुरू की जाए और बढ़ाई जाए। और ये ख़बर भी है कि इमरान खान से अडियाला जेल में जो उसको 7 कमरे दिए गए हैं वो सहूलत ख़त्म करके इसे वापस आम कैदियों की तरह, दूसरे कैदियों की तरह एक कमरे में, एक सेल में बंद किया जाए और गैर ज़रूरी सहूलियात इससे वापस ली जाएं। और फिर वो जो मैं एक शुबा ज़ाहिर किया करता हूँ कि बुशरा बीबी को ये पीटीआई वाले ख़ुद कत्ल करा देंगे, ये शुबा क़राइन की बुनियाद पर होता है। अब उस शुबे को तक़वियत मिल रही है और खुदा ना करे, लगता है कि ये पीटीआई एक बड़ा जुआ खेलते हुए बुशरा बीबी को कुर्बान कर देगी और अपने सियासी मकासद के लिए एक और चाराजोई कर सकती है। राना सनाउल्लाह ने जो एक अजीबो-गरीब बयान दिया है वो मुझे समझ में नहीं आया और उस पर भी बात हो रही है। वो सरासर गलत बयान है और रवायात और रिकॉर्ड के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उन्होंने क्या बयान दिया और उन्हें असल में कहना क्या चाहिए था और वो कह क्या गए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर साहब का खिताब था। इसमें पीटीआई ने एहतजाज किया। एहतजाज हर दौर में होता है और इसका यानी बाकायदा जो आगाज़ था मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने किया था। जब ग़ुलाम इसहाक़ खान सदर थे तो इन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों ने गो बाबा गो के नारे लगाए और डेस्क बजाए और बहुत शोर मचाया। ग़ुलाम इसहाक़ खान को तकरीर करने में बड़ी मुश्किल पेश आई, बाकायदा उनके माथे पर पसीना आ गया। तो लेकिन वो एहतजाज था और अगरचे उसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि सदर का खिताब जो होता है वो पाकिस्तान, वो रियासत का एक डिसिप्लिन होता है, उसमें तमाम सियासी पार्टियां सदर का खिताब सुना करती हैं। लेकिन चलिए, फिर भी वो एहतजाज किसी दायरे में था। उसके बाद मुस्लिम लीग नून वालों ने भी फारूक लगारी की तकरीर के दौरान ऐसा ही एहतजाज किया था। लेकिन कल जो पीटीआई ने किया वो एहतजाज से ज़्यादा एहतजाज नहीं था, वो हुल्लड़बाजी थी। और इस इजलास में गैर मुल्की सफ़ीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान में जितने भी सफारत खाने हैं कमो बेश सबके सफ़ीर मौजूद थे और उन सफ़ीरों ने देखा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है, ये हुल्लड़बाजों का एक गिरोह है। आप देखिए, ये बाजे लेकर कौमी असम्बली में गए हैं। दुनिया की किस असम्बली में अरकान असम्बली बाजे लेकर पहुंचते हैं? ये बाजे लेकर गए और बाजे उन्होंने बजाया। जिस तरह पीटीआई का यूथ जो है वो 14 अगस्त को और 31 दिसंबर की रात को जो हुल्लड़बाजी करता है और सारी सड़कें डिफेंस की और इन पोश इलाकों की मोटरसाइकिलों से भर जाती हैं, बड़ी हैवी ड्यूटी किस्म के मोटरसाइकिल होते हैं और उन पर बाजे लेकर ये बैठे होते हैं और बाजों के शोर से पूरा शहर गूंज रहा होता है। तो ये असम्बली में भी बाजे लेकर पहुंच गए और इनका जो एहतजाज था वो एहतजाज से ज़्यादा हुल्लड़बाजी थी। अब इससे पीटीआई को एक छोटा नुकसान तो ये हुआ कि आम तौर पर कौमी असम्बली की कार्रवाई सेंसर किए बगैर दिखाई जाती है और पब्लिक को पता चलता है कि इजलास में क्या हुआ। लेकिन यहाँ फिर जब ये लोग इमरान खान की तस्वीरें लेकर पहुँचे तो पीटीवी की एक पॉलिसी है, क्योंकि कौमी असम्बली नशरियात होती हैं वो पीटीवी चलाता है और पीटीवी से फिर बाकी चैनल लेते हैं, दूसरे चैनल्स को वहाँ इजाज़त नहीं होती। तो पीटीवी की एक पॉलिसी है कि इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी। तो उसका नुकसान पीटीआई को ये हुआ, इनका एहतजाज भी, उसकी कवरेज भी नहीं हो सकी जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जिस तरह हर अपोजिशन पार्टी की कवरेज होती है। लगता है कि पीटीआई खुद नहीं चाहती कि उसके ईवान के अंदर उसके एहतजाज को दिखाया जाए, चुनांचे वो जानबूझकर इमरान खान की तस्वीरें लेकर चले जाते हैं। जब कौम ने ही नहीं देखा कि आपने क्या उल मचाया, क्या शोर मचाया, तो वो जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा वाला मसला हो गया। लेकिन सफ़ीरों ने देखा, सफ़ीरों, गैर मुल्की सफ़ीरों ने देखा कि ये वो पार्टी है जो हुल्लड़बाजी करती है, एहतजाज नहीं करती बल्कि हुल्लड़बाजी करती है। पीटीआई के कम से कम 2 अरकान ने पीपल्स पार्टी के 2 अरकान के साथ हाथापाई की कोशिश की, लेकिन बचत हो गई। और इसमें काबिल ज़िक्र बात थी कि इनका शोर शराबा कौमी असम्बली के पिछले इजलास में जो शोर शराबा हुआ था उसकी निस्बत कम था। हालांकि इस मरतबा इस इजलास में पीटीआई के सेनेटर भी मौजूद थे, यानी उनकी
अददी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन उतना शोर शराबा और गुल गपाड़ा नहीं कर सके, जिसकी वजह यह है कि पीटीआई के कुछ अरकान गैर हाजिर थे और कुछ अरकान ईवान में होने के बावजूद हुल्लड़बाजी में शरीक नहीं हुए। गोया कि पीटीआई के नुक्ता नज़र से भी ये इनका जो मुजाहरा था हुल्लड़बाजी का वो कमज़ोर रहा। लेकिन गैर मुल्की सफ़ीरों ने देखा कि ये तो बाजे बजाने वाली पार्टी है, यानी ये वो सियासी पार्टी है जो ईवान के अंदर आकर बाजे बजाती है। ईवान को दुनिया के तमाम ममालिक में एक ख़ास किस्म का एहतराम और तकद्दुस हासिल होता है। वहाँ एहतजाज की भी लिमिटेशंस होती हैं। गुस्सा में आकर एक आदमी किसी दूसरे पर कुर्सी भी उछाल देता है, लेकिन इज्तिमाई हुल्लड़बाजी की मिसाल पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कम ही मिलती है। आप भारतीय चैनल्स पर जाए ना, जहां आपको भारतीय पार्लियामेंट के तमाम इजलासों की फिल्में वीडियोस मिल जाएंगी, वहां भी 1 2 4 5 अरकान एहतजाज करते हैं। लेकिन इस तरह के हुल्लड़बाजी के सारा जो अपोजिशन का जो एक पूरा जत्था है, वो ऐसा लगे कि जैसे वो गुंडागर्दी के बल पर ईवान पर कब्ज़ा करने का इरादा लेकर आया है। ऐसा आपको भारत में भी नज़र नहीं आएगा। दुनिया के और मुल्कों को तो छोड़िए, बरतानिया या फ्रांस, जर्मनी वगैरह में जितने भी जमहूरी ममालिक हैं, वहाँ ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। इवन बांग्लादेश में इसकी मिसाल नहीं मिलती, जो मिसाल पीटीआई ने कायम की है 2024 के इलेक्शन के बाद मसलसल। तो ये अमर खुश आइंद है कि इनके एहतजाज में कुछ फीकापन नज़र आया, उतना ज़ोर इतना शोर नज़र नहीं आया जितना पिछली मरतबा। और यहाँ ये बात भी मैं ज़मीनी तौर पर बता दूँ कि पीटीआई ने जो एक अपने मैंडेट चोरी करने का जो बयानिया बनाया था, और जिसे टीवी चैनल्स पर बैठे हुए मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर बैठे हुए एंकर पर्सन ने उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। एक राय ये है कि नेशनल टेलीविज़न चैनल्स पर तकरीबन 70% एंकर पर्सन जो है वो पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका तरीका वारदात ये है कि एंकर खुद पीटीआई का होता है, एक पीटीआई के नुमाइंदे को बुला लिया जाता है, एक मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे को बुला लिया जाता है, और एक ऐसे तजिया नगार को बुला लिया जाता है जो पीटीआई का हामी होता है। तो एक शो में एक आदमी मुस्लिम लीग का या एक आदमी पीपल्स पार्टी का, और उस एक के मुकाबले में पीटीआई के 3 नुमाइंदे बैठे होते हैं, एक एंकर की सूरत में, एक तजिया नगार की सूरत में, और एक पीटीआई के अपने नुमाइंदे की सूरत में। तो इसके बावजूद वो बयानिया चल नहीं पाया, और अब चाहे बैरूनी दुनिया हो या चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, मैंडेट चोरी पर जो उन्होंने एक तूफ़ान खड़ा किया था वो अब बैठ गया है। बैठ रहा है नहीं, बल्कि बैठ गया है। अब वो इशू गैर मुतल्लका हो गया है, और लोग टीवी पर अब ये बात सुनते सुनते तंग आ चुके हैं कि मैंडेट चोरी हुआ था। मैंडेट चोरी हुआ था, लेकिन पीटीआई का नहीं, बल्कि जेयूआई का मैंडेट चोरी हुआ था, और फिर मुस्लिम लीग नून का चोरी हुआ था, और फिर बलूचिस्तान के 2-3 कौम परस्त पार्टियों का मैंडेट चोरी हुआ था। तो ये अब इस पर बहस होने लगी है। ख़ास तौर पर जावेद लतीफ़ के इंटरव्यू के बाद इस पर ज़्यादा बहस हो रही है कि ये जावेद लतीफ़ साहब ने बयान क्यों दिया, क्या ये बयान नवाज़ शरीफ ने दिलवाया या उनकी अपनी ज़ाती राय, जो भी है ये एक इंकिशाफ है। और ज़ाहिर है कि जावेद लतीफ़ साहब ने उस अफसर का जिक्र तो कर दिया जिसने 90 करोड़ रुपए लेकर ये सीटें मुस्लिम लीग से छीनी, लेकिन वो शहबाज शरीफ ग्रुप का नाम नहीं ले सके, और ज़ाहिर है वो लेंगे भी नहीं। पार्टी का मफाद इससे ख़राब होता है, क्योंकि पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर और फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून से जो सीटें छीनी गई हैं, उसमें मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ग्रुप की आशीर्वाद भी हासिल थी। अच्छा, बात हो रही थी पीटीआई के सियासी खुदकुशी वाले मामला। एक तो ये कि गैर मुल्की सफ़ीरों को इसने बता दिया कि हमारी असल तस्वीर क्या है। फिर दूसरा, शेर मरवत ने जो बयान दिया था कि रजीम चेंज में सऊदी अरब भी मुलव्वस था, बाद में पीटीआई को एहसास हो गया कि ये तो उल्टा पड़ गया। और सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान के इदारे भी इससे नाराज़ हैं, बल्कि इससे मामला बहुत आगे निकल गया। वो किस तरह? वो इस तरह के, अब देखिए, जो गैर मुल्की हुकूमतें हैं या सफ़ीर हैं, उनको हम लोगों से भी ज़्यादा पता होता है कि कौन सी सियासी गेम किस तरह हुई और उसके पीछे कौन था। सबको पता है कि तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब हुई। अब ये जो शेर मरवत का बयान है, आपके शायद इल्म में हो कि इस खबर की कापियाँ तमाम सफ़ीरों ने अपने अपने ममालिक को भेजी हैं, या कम से कम उन सफ़ीरों ने जो पाकिस्तान से सियासी दिलचस्पी रखते हैं। कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जिनके बहुत दूर दराज के तल्लुकात होते हैं और वो उन्हें पाकिस्तान की सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं होती।
तो लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर मामलात पर नज़र रखते हैं। तो जब इन हुकूमतों ने ये पीटीआई का बयान, क्योंकि शेर मरवत कोई आम पार्टी कारकुन नहीं है, ये वो लीडर है जो इमरान खान के बाद नंबर 2 समझा जाता है, और पीटीआई के कारकुन और मीडिया जितनी अहमियत शेर मरवत के बयानात को देते हैं उतनी अहमियत गौहर जान के या जो दूसरे लीडर इस वक्त मौजूद हैं उनको अहमियत नहीं देते। तो जब उन हुकूमतों ने ये बयान पढ़ा कि पीटीआई का एक ख़ास आदमी इमरान खान के बाद नंबर 2 आदमी ये कह रहा है कि सऊदी अरब भी रजीम चेंज में मुलव्वस था, तो वहाँ यही मैसेज गया कि ये पार्टी झूठ बोलने में अपना कोई सानी नहीं रखती। और इसके बाद गैर मुल्की हुकूमतों में पीटीआई के बारे में जो तस्वीर बनी है, ज़ाहिर है वो पीटीआई का नुकसान है, और ये पीटीआई हर तरफ से सियासी खुदकुशी कर रही है। अच्छा, इसी हवाले से हम आगे चलें तो अब ये जो इमरान खान ने परसों बयान दिया जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़, उनको जंगल का बादशाह कहा, जंगल का कानून कहा, और पता नहीं क्या क्या फजूलियात बकी, और कहा कि ये बुशरा बीवी को कत्ल कराना चाहता है, सज़ा भी इसी ने दिलवाई और मैं इसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। ये तो खैर एक बयान हो गया जिसकी वजह से अब टीवी पर बैठे हुए लोग भी ये कह रहे हैं, यानी पीटीआई के जो हामी एंकर पर्सन हैं, मुबस्सर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान पर सख्ती अब बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और अब उनके मुँह से भी ये बात निकल गई है कि इमरान खान की जल्द रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि रिहाई का कोई इम्कान नहीं है, चाहे अदलिया वो जो 6 इस्लामाबाद में बैठे हुए 6 नूरी नत हैं वो जितने मर्जी फैसले दे दें, इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकती। तो लेकिन अब मामला सिर्फ रिहाई का नहीं है बल्कि सख्ती का भी है, और ये तय कर लिया गया है कि ज़ाहिर एक अदालती हुक्म पर ये 7 कमरों का बंगला इमरान खान को अडियाला जेल में बनाकर दिया गया, और दुनिया की हर अय्याशी की सहूलत इसको वहाँ दी गई। खाने पीने के अलावा मैंने आपको बताया था कि इसको इंजेक्शन नशे वाला जो है वो भी सरकारी खर्चे पर दिया जा रहा है। ये वैसे हुकूमत की एक नालायकी है कि कम से कम वो नशे का इंजेक्शन तो वो इमरान खान से कहेगा भी अपने खर्चे पर लगवा लिया करो, एक छोड़कर 4-4 लगवा लिया करो, लेकिन अपने खर्चे पर लगवाओ, और ये सारी सहूलतें। तो अब इनमें बतदरीज कमी का आगाज़ किसी भी दिन हो जाएगा। अदालती जो रुकावट है उस पर काबू पाने के कानूनी तरीके इन्होंने कुछ तलाश कर लिए हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं, कोई मामला डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जिसके बाद इमरान खान को इन सहूलतों से महरूमी का सामना करना पड़ेगा। और अब अगले महीने से ज़ाहिर है गर्मी का ज़ोर शुरू हो रहा है। आज 18 तारीख हो गई अप्रैल की, तो ये 8-10 दिन हैं जिसमें निस्बतन गर्मी कम होती है, लेकिन मई में गर्मी ज़्यादा शुरू हो जाएगी, और इमरान खान को ये सहूलतें जो मौसम सरमा में मुयस्सर रही हैं वो अब इस गर्मियों के मौसम में इमरान खान के पास नहीं रहेंगी, और ये ख़बर बहरहाल किसी न किसी दिन आ जाएगी। तो इमरान खान जो 8 कमरों के बंगले में भी रहकर ख़ुद को अनईज़ी फील कर रहा है, महसूस कर रहा है कि मुझे बड़ी तंगी का सामना है, और वो मायूसी और डिप्रेशन के दौरे उस पर पड़ते हैं। और मज़े की बात है कि वो पीटीआई के हामी मीडिया रिपोर्टर जो इमरान खान से मिलकर आते हैं और फिर अपने अखबारात में ये रिपोर्ट करते हैं कि इमरान खान पहले की तरह फ्रेश है, हशाश बशाश है, हट्टा कट्टा है, बड़ा खुश है और मस्त है। वो जब आपस में एक बात करते हैं या अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं तो उन्हें बता देते हैं कि इमरान खान की वो हालत नहीं है जो पहले थी, वो मुरझा गया है, उसके चेहरे पर नज़र आता है कि ये कितना मायूस है, और अब तो उसमें एक खौफ का उनसर भी शामिल हो गया है। और खौफ के उनसर शामिल होने की वजह ये है कि इससे कुछ हफ्ते या 1-2 महीने पहले तक उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि फ़ौज के अंदर से ही कुछ ना कुछ होना है और फिर मेरी निजात हो जाएगी और उसके बाद मामलात मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। तो अब उसको ये रिपोर्टें भी मिल रही हैं कि फ़ौज के अंदर से कुछ नहीं हासिल होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मामलात उन्होंने अपने कंट्रोल में पहले से ही कर लिए थे। जो थोड़े बहुत रखने थे उनको आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रहे हैं। लेकिन जहां मैं ये बात बता दूं कि ये सब कुछ बलाई सतह पर है, निचली सतह पर एक मुनासिब से भी ज़्यादा हिस्सा कह लें, अगरचे उसको हम माइनॉरिटी कहेंगे, मेजॉरिटी नहीं, लेकिन बहरहाल एक वो माकूल हिस्सा है जो अब भी इमरान खान की हिमायत कर रहा है। और ये जो मंगला का कोर कमांडर बदला गया है उसके बारे में तफसीलात तो यही हैं कि एक तो करप्शन का कोई इल्ज़ाम था,
कोर कमांडर हाउस की तामीर में। इसके अलावा इसने कोई गुफ्तगू की थी जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बड़ी तेज़ किस्म की, और कुछ इसी तरह के मामला थे। लेकिन इसके बारे में ये भी पता चला है कि ये पीटीआई के कुछ मुजरिमों की पुश्त पनाही कर रहा था, ख़ास तौर पर उमर अयूब और वो जो लाहौर का एक वो करप्ट ख़ानदान का फर्जंद हमाद अज़हर, इन दोनों की ये सरपरस्ती कर रहा था दौरान मफरूरी। तो ये बात भी सुनने में आ रही है। वैसे कार्रवाई इस वजह से नहीं हुई, कार्रवाई की वजह कुछ और थी। तो ये इमरान ख़ान के जो सहूलतकार हैं वो या तो रस्ते से हटाए जा चुके हैं या उनको गैर मौसर कर दिया गया, और इमरान ख़ान को अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें, रिपोर्टें मिलना शुरू हो गई हैं कि वहाँ से अब उम्मीद नहीं रही है। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा बुशरा बीबी के कत्ल पर कल गौहर जान ने फिर बयान जारी किया है कि बुशरा बीबी को कत्ल करने की कोशिशें की जा रही हैं, बुशरा बीबी को मार दिया जाएगा, ये उसने कहा है। इस तरह के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं कि बुशरा बीबी को कत्ल कर दिया जाएगा, लगता है हमें अंदेशा है। ये बात अब तवातर से पीटीआई करने लगी है, हर रोज़ ये बयान दे रही है, हर रोज़ ये बयान दे रही है। वजह क्या है इसकी? वजह मुझे, मेरा शुबा जो है वो बड़ा, मैं उस शुबे पर कायम हूँ, और मुझे तो लगता है कि क्योंकि और माजी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं कि एक प्लान बना लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि ये फ़लाना आदमी को ज़िंदगी को ख़तरा है, फिर उसे मार दिया जाता है। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने बेनज़ीर को कत्ल किया था, और पहले एक प्रोपेगेंडा मुहिम अपने वो टाउट परवेज़ इलाही के ज़रिए उसने चलवाई कि अगर बेनज़ीर पंजाब में आई तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, यहाँ दहशतगर्द घूम रहे हैं, फ़लाँ है, ये वो है। तो फिर जब मार दी गई तो उसके बाद कहा कि देखा, हमने तो कहा था बेनज़ीर को मशवरा दिया था कि वो पंजाब में ना आए। तो सबको पता है कि कत्ल किसने किया, मुशर्रफ था, परवेज़ इलाही था, इन्होंने कत्ल किया। ये तो एक मिसाल दी ना। इस तरह के तारीख़ में बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि बाज़ औक़ात यानी जो कातिल पार्टी होती है वो अपने शिकार को, यानी राय अम्मा के जहन में ये बात डालने के लिए कि कातिल तो फ़लाँ था, वो पहले से एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर देती है। और जिस तरह अब ये इस मुहिम में शिद्दत आई है, जिस तरह इस मुहिम में शिद्दत आई है कि हर छोटा बड़ा लीडर बुशरा बीबी की ज़िंदगी के बारे में इस तरह के ख़तरात ज़ाहिर कर रहा है, तो सियासत में एक चीज़ होती है कुर्बानी। अब बुशरा बीबी और इमरान ख़ान में कोई प्यार तो था नहीं, ये तो एक शादी थी सियासी किस्म की, जिसकी बुनियाद इस बात पर थी कि इमरान ख़ान का ख्याल था कि बुशरा बीबी के पास उलूही आसमानी ताकतें हैं और ये आएगी तो मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा। और फिर हुआ भी यही कि बुशरा बीबी से शादी के फ़ौरन बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया, तो उसका यकीन पुख्ता हो गया। अब उसको पता चल गया है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, यानी ये अगर इसके पास ऐसी ही आसमानी ताकतें हैं तो ये अपने पेट दर्द का इलाज उस आसमानी ताकतों की मदद से क्यों नहीं कर लेती, डॉक्टरों के मिन्नतें क्यों कर रही है? पेट का उसका मसला है, ये कोई शुबा नहीं। लेकिन जिस तरह ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो मैं कह रहा था कि इमरान ख़ान को अब बुशरा की इतनी ज़रूरत नहीं रही, ज़िंदा बुशरा की, उसको मुर्दा बुशरा की ज़रूरत पड़ गई है। क्योंकि जब बुशरा बीबी कत्ल हो जाएगी तो पीटीआई ने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर एक तूफ़ान खड़ा करना है कि देखो जनरल आसिम मुनीर ने बुशरा बीबी को कत्ल करके ही दम लिया। हम तो कहते थे, हम तो शोर मचाते रह गए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, देखो ये मार दिया ना। तो ये होने वाला है, मुझे लग रहा है। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी पर बैठकर ये बात की कि हमने इंतखाबी मुहिम में आवाम से जो वादे किए थे वो हम पूरे नहीं करेंगे, इसलिए कि अवाम ने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी। अच्छा, ये बयान हर लिहाज से गलत है। खैर, इसमें ज़िमनी तौर पर मैं ये बता दूं कि अवाम ने सादा अक्सरियत तो खैर वाक़तन नहीं दी थी, लेकिन सादा अक्सरियत से इतनी कम सीटें भी नहीं दी थी जितनी मुस्लिम लीग को मिली है। और जिसमें आपके इल्म में है कि मोहसिन नकवी से लेकर इदारों के कुछ नीचे वाले बड़े बड़े अफसर और मोहसिन नकवी और काकड़ और शहबाज शरीफ, ये सारे एक पेज पर थे। जिस तरह मुस्लिम लीग नून को हराया गया, तो वो अगर इन सीटों पर मुस्लिम लीग जीत जाती, सादा अक्सरियत उसे फिर भी नहीं मिलनी थी, लेकिन सादा अक्सरियत के करीब उसने पहुंच जाना था और वो हुकूमत, मखलूत हुकूमत बड़ी आसानी से बन सकती थी। ये तो बात उनकी सही है। लेकिन ये जो बात की है कि चूँकि हमें सादा अक्सरियत नहीं दी इसलिए हम वादे पूरे नहीं कर सकते, ये दुनिया भर के पार्लिमानी रिकॉर्ड के ख़िलाफ़ है बात। इसलिए तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मखलूत हुकूमतें बनती हैं, यानी अगर किसी इलेक्शन में किसी भी मुल्क के इलेक्शन में एक पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर हमेशा मखलूत हुकूमत बना करती है। और दुनिया में आज तक किसी मखलूत हुकूमत की सरबराह पार्टी ने या जो बड़ी पार्टी है उसने ये नहीं कहा कि चूँकि हमें
अक्सरियत नहीं मिली इसलिए हम अपने इंतखाबी वादे पूरे नहीं कर सकते। हाँ, ये होता है कि मखलूत हुकूमत जो है वो वादे पूरे करने की उतनी पोजीशन में नहीं होती जितनी पोजीशन में अक्सरियत वाली जमात होती है। तो राना साहब ये कह सकते थे कि हम कुछ ना कुछ कमी हमारे वादे पूरे होने में रह जाएगी, इन्होंने तो इनकार ही कर दिया। असल बात जो थी, राना सनाउल्लाह साहब वो गोल कर गए। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि इस वफाकी हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। जो फ़ैसले हो रहे हैं वो कहीं और हो रहे हैं, और ये अलग बात है कि उन फ़ैसलों के अच्छे नतीजे भी निकल रहे हैं। मसलन पाकिस्तान की मईशत पिछले 2 बरसों की कोशिशों की वजह से बेहतर हुई है और बेहतर हो रही है, और अगले साल इसमें नुमायाँ बेहतरी नज़र आएगी। तो ये सारा क्रेडिट जो जाता है ये इसहाक डार साहब को नहीं जाता, शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं जाता, ये क्रेडिट जाता है फ़ौज को, क्योंकि इसमें फ़ौज मुलव्वस थी। फ़ौज ने अपनी निगरानी में मेहनत करके अपने असर व रसूख को, क्योंकि बैरून मुल्क बदकिस्मती है पाकिस्तान की, ये कह लें कि हमारी सियासी क़यादत का असर व रसूख कभी नहीं रहा, चाहे वो हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, चाहे मुस्लिम लीग की हो, चाहे किसी की हो। तो असर व रसूख फ़ौज का है। तो फ़ौज ने, हाफ़िज़ आसिम मुनीर ने मेहनत करके जो भी अपने तल्लुकात या चैनल इस्तेमाल किए, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। लेकिन जहाँ जहाँ वफाकी हुकूमत बाइख्तियार है वहाँ वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। ये ज़ाहिर मुस्लिम लीग के दोस्तों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि शहबाज हुकूमत के बारे में कोई अच्छा इम्प्रेशन अभी तक अवाम में कायम नहीं हो सका है। हो सकता है कि अगले साल तक हालात बदल जाएँ, मुस्लिम लीग नून के पास इख्तियारात आ जाएँ, या वो मिड टर्म की तरफ चले जाए, या कुछ भी हो जाए। लेकिन मिड टर्म तक जाने के लिए उससे पहले पहले कुछ ऐसा करना ज़रूरी है कि जिससे मुस्लिम लीग का इमेज बेहतर हो सके। तो वो अभी तक तो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हालात ज़रूर बेहतर हुए हैं। तो राना असना का ये शिकवा बनता था कि चूँकि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, और चूँकि हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, पीपल्स पार्टी भी तावन नहीं कर रही, ताकतवर भी हमारे साथ उस तरह से तावन नहीं कर रही जिस तरह इमरान खान के साथ किया था, तो इसलिए हमसे वादे पूरे करने की तवक्को न की जाए। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है वो गलत था, उनको ये बयान वापस लेना चाहिए या उसकी वजाहत करनी चाहिए कि मेरा ये मतलब था। वरना दुनिया में मखलूत हुकूमतें बनती ही नहीं, यानी जो सादा अक्सरियत से महरूम रह जाने वाली पार्टी ये कहकर हुकूमत साजी से इनकार कर देती कि भाई मखलूत हुकूमत बनी तो फिर हम तो अपने इंतखाबी वादे पूरे ही नहीं करेंगे, पूरे ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। मखलूत हुकूमतें भी अगर बाख्तियार हों तो वो बहुत कुछ कर जाती हैं, उतना कुछ नहीं कर जाती जितना कुछ उनसे तवक्को होती है, क्योंकि कई रुकावटें बीच में आती हैं, लेकिन हर मामले में रुकावट नहीं आती। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।